मोमेंट्स विल बिकम मेमोरीज। कहानियों का एक और सफर करते हैं शुरू ट्रैवल माई टेल्स के साथ। आज मैं दिल्ली टू बैंगलोर ट्रैवल कर रहा हूँ। T1 पे हूँ मैं, टर्मिनल 1 डिपार्चर डी पे, T1D बोलते हैं इसको। और 7 अगस्त है 2025। मैं अकाशा एयरलाइंस से ट्रैवल कर रहा हूँ, जो कि 9:20 की है। अभी 7:30 हुआ है। सिक्योरिटी वगैरह में टाइम ज़्यादा नहीं लगे, तुम्हें कहीं बोला जाएगा कि 2-2.5 घंटे आप पहले पहुँचिए। तो मैं टाइम भी आ भी गया, चीज़ें बहुत ही स्मूथ चली, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो अब फ्री में मेरा चेक इन हो चुका है, मेरा सिक्योरिटी हो चुकी है। अब बस बोर्डिंग बची है, तो इसके लिए अभी बैठे हुए हैं। मैं आपको तब तक T1 घुमाऊंगा, T1 दिखाऊंगा। और मेरा ये सडन प्लान बन गया क्योंकि रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन है परसों 9th पे। और एकदम से दिमाग में आया चलो अपनी सिस्टर के पास चलता हूँ, वो भी बुला रही थी, तो एकदम से प्लान बन गया था। मैं सडनली ट्रैवल करता हूँ, तो बिल्कुल अनप्लान ट्रिप है। आगे रास्ते में जो जो होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। वक्त से आगे जाने का कोई प्लान बनता है, कुछ भी होता है, तो सब मैं आपको वहीं से अपडेट करूँगा। तो चलिए चलते हैं इस सफर पर। डीजी यात्रा आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको अपना बोर्डिंग पास अपलोड करना पड़ता है और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप अपना फेस दिखाएंगे और आपको वहां से आपकी सिक्योरिटी चेक इन होती चली जाएगी। आप अंदर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आपका फेस से आपके शक्ल, आपकी आईज, सब कुछ स्कैन करके आपको अंदर एंट्री मिल जाती है। उसके बाद आप आ जाते हैं बोर्डिंग गेट पे। उसके बाद सिक्योरिटी में भी आजकल ये डीजी यात्रा के थ्रू आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स में है। इंटरनेशनल में आपका अभी डीजी यात्रा एप्लीकेबल नहीं। दिल्ली T1 पे अंदर जाने के लिए आपको अपना एक वैलिड टिकट चाहिए होता है और आपको एक अपना आईडी प्रूफ चाहिए होता है, फोटो आईडी प्रूफ। उस पर आपकी फोटो होनी चाहिए। कई केसेस में पैन कार्ड को नहीं मानते क्योंकि उस पर एड्रेस नहीं होता, तो आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, आपका लाइसेंस हो सकता है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, कोई भी आधार कार्ड हो सकता है। कुछ भी एक चीज इनमें से आपके पास होनी चाहिए। ये हम दिल्ली एयरपोर्ट में एंटर किए। दिल्ली एयरपोर्ट में एंटर करने के बाद ये सारे काउंटर्स हैं जहां पे आपको अपना चेक इन करना होता है। यहाँ पे आप अपनी चेक इन करने के बाद और लगेज सबमिट करने के बाद आपको यहाँ से अपना बोर्डिंग पास मिल जाता है। बोर्डिंग पास मिलने के बाद आपको सिक्योरिटी पे आना पड़ता है। ये है सिक्योरिटी। यहाँ पे आप शूट नहीं कर सकते, तो मैं बस उसके पहले और बाद में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी आपके बैग में होते हैं उनको निकालना होता है। सिक्योरिटी के थ्रू उनको पास करवाना होता है। अपना बैग अलग ट्रे में और सारे इक्विपमेंट्स एक ट्रे में, 2 ट्रे आपको लेनी होती हैं। और इंडिपेंडेंस का टाइम नहीं है तो ये लोग ज़्यादा चेकिंग करते हैं और इसमें आपकी बेल्ट और अगर लेदर के शूज वगैरह भी पहने हैं तो वो भी होता है। ये मेरी सिक्योरिटी चेकिंग हो गई। अब मैं ये सारा सामान कलेक्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद ये आपको T1 दिखाता हूं। इंफॉर्मेशन काउंटर आता है। इंफॉर्मेशन काउंटर के बाद ये है T1। इंफॉर्मेशन के जरा सा आप आगे चलेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी शॉप दिखाई देंगी जहां पे आपको हर तरह की चीजें मिलती हैं। अब सडन प्लान हो, टिकट बुकिंग भी एक हासिल हो जाता है। एक दिन पहले टिकट लेना यूजुअली मतलब बड़ा खर्चा, बट मुझे स्केपिया ऐप पे सबसे चीप ऑप्शन मिला, अकाशा एयरलाइंस की फ्लाइट। और हाँ, एक हिडन पर्क भी मिला, लाउंज एक्सेस का बेनिफिट, जो मैं आपको रिटर्न जर्नी के वक्त दिखाने वाला हूँ। कभी कभी लगता है कि ट्रैवल में जुगाड़ और टाइमिंग दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं।
ये है लाउंज एरिया है, जहाँ पे आप अपने कार्ड्स वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह दिखा के यहाँ पे लाउंज में एंट्री ले सकते हैं। सोचो यह टर्मिनल 1986 में बना था और तब से लेकर आज तक कई अपग्रेड हो चुके हैं। आज के टाइम में मोस्टली डोमेस्टिक फ्लाइट यहाँ से चलती हैं। रोज की रोज लाखों लोग यहाँ से गुजरते हैं। पैसेंजर्स कैपेसिटी लगभग 20 मिलियन एनुअली है। एकदम बजिंग वाइब्स, कहीं पर फैमिलीज, कहीं सोलो ट्रैवलर्स, कहीं बिजनेस रश। एयरपोर्ट का एनवायरनमेंट ही एक अलग एनर्जी देता है। कैफेटेरिया एरिया के आसपास ही बैठ गया, जहां पे कि आपको जरूरी नहीं है कि कैफेटेरिया से ही कुछ लेना है। आप ऐसे यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं, लोग बाग सो भी सकते हैं, जो चाहें। दे आर फ्री। यहां से आगे अगर आपको कहीं प्यास वगैरह लगे तो ऐसे ये वाटर कूलर्स टाइप के लगा रखे हैं। आप इनमें अगर बॉटल है तो आप अपनी बॉटल भर लीजिए, नहीं तो आप यहीं पे ऐसे करके पानी भी पी सकते हैं। देखिए मैं आपको ये बटन दबा के और पानी पी के दिखा रहा हूं। ये यहाँ पे पानी पिया जा सकता है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, अब अपने गेट की तरफ। गेट पे काउंटर की तरफ चलते हैं। वहां पे इसके बीच में मैं आपको बताऊं, मेरा बोर्डिंग पास गुम गया। मैं कहीं पे गिरा, मैंने अभी शॉर्ट में लिखा भी है यहाँ पे कि मेरा बोर्डिंग पास गिर गया। आप देखेंगे वो दिखा नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला। मैं उसके बाद वहां से चला गया और 20 मिनट बाद मैंने पॉकेट में हाथ डाला, मेरा बोर्डिंग पास ही नहीं था। मैंने देखा, अरे आई रियलाइज मेरे पास तो बोर्डिंग पास ही नहीं है। फटाफट मैं इंफॉर्मेशन काउंटर पे गया। वहां जाके मैंने पूछा कि अगर मेरा ऐसे बोर्डिंग पास अगर गुम गया है तो क्या करना होता है। तो उन्होंने बोला, सर कोई आजकल प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपने वेब चेक इन किया होगा, नहीं तो आपको जो गेट नंबर बोला हुआ, आप उस गेट पे जब जाएंगे तो आपको गेट पे एक नया कार्ड आपको रिलीज कर देंगे। तो आपको वहीं से आपको बोर्डिंग पास की अब इतनी जरूरत नहीं होती, वो आपको वहीं पे आपको सॉर्ट आउट कर देते हैं चीजों को। बट जिनका वेब चेक इन होता है उनको तो वो भी जरूरत नहीं होती है। बट लकीली जहां गिरा था, मैं इंफॉर्मेशन काउंटर पे पूछ के मैंने बोला चलो उधर ही चेक कर लेता हूं। मैं उधर चला तो देखा मेरा बोर्डिंग पास वहीं पे पड़ा हुआ मिल भी गया। वहीं पे पड़ा हुआ था, वहीं पे गिरा हुआ था, मैंने उठा लिया था। उसके बाद मैंने बल्कि गेट पे भी जाके यही इंफॉर्मेशन उनसे कंफर्म की, तो उन्होंने भी मेरे को यही बताया कि आपको वो जरूरत नहीं होती, आप फोन से या कैसे भी वेब चेक इन किया हुआ होता है, तो हम लोग फोन से इंफॉर्मेशन लेके आपके चीजों को वेरीफाई करके आपको एंट्री दे दें। Actually, I lost this boarding pass. Luckily, I got it back. So, what is the procedure if I? फिर से वेब चेक इन कर लेते हैं वहाँ से। अच्छा, thank you. इंडिपेंडेंस का टाइम था और जब भी कोई इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें होती हैं तो ये लोग ज्यादा चेकिंग करते हैं। तो ये डीजी यात्रा का मैंने बता दिया, बोर्डिंग पास का आपको बता दिया। यहाँ पे आप अगर बोर्डिंग पास में अगर आपको सीट आपको चेंज करवानी हो या कुछ भी हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे। इफ द प्लेन इज खाली जा रहा है या कुछ सीट्स अवेलेबल है उसमें, तो आपकी रिक्वेस्ट को कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर आपको विंडो सीट, आयल सीट या मिडिल सीट, जो भी आपको जो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चाहिए, आप उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपको अकॉर्डिंगली सीट्स दे देते हैं। चेक इन करते टाइम वो आपको एक गेट नंबर बताएंगे। सिक्योरिटी चेक इन कीजिए आप। सिक्योरिटी के बाद आपको जो गेट नंबर डिफाइन किया हुआ है, आप उस गेट पे चले जाइए और वहां से गेट से आपको एंट्री मिल जाएगी और आपको प्लेन में अपने बैठना है। प्लेन में बैठने के दो तरीके होते हैं, या तो आपको ये वॉकवे के थ्रू जाना होता है प्लेन में बैठने के लिए, या फिर बसेस होती हैं, आपको नीचे ले जाएंगे। वो बसेस आती रहती हैं, एक बस जब भर जाती है तो दूसरी बस, और वो प्लेन तक पहुंचाती है और आपको फिर प्लेन में ऊपर सीढ़ियां चढ़ के जाना। प्रोसीजर में एक एक करके आपके सारे ऑटोमेटिकली चीजें होती चली जाएंगी। एक गेट नंबर देंगे आपको, तो सिंपल प्रोसीजर है। आई होप
अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे, यू कैन आस्क मी कि आपकी जो भी क्वेरी हो और जितना होगा मैं आपको उसमें हेल्प करने की कोशिश करूँ। ध्यान दीजिए, विमान में ईंधन भरने की प्रक्रिया जारी है। E-cigars, e-hookah, vaping devices, etc. on board this aircraft is strictly prohibited. Smoke detectors are installed in all the lavatories. Mobile phones and other electronic equipment may be used on flight mode during the flight once the seatbelt sign वर्जित है, क्योंकि ये विमान के संचार साधन में बाधा डाल सकते हैं। कृपया अपने मोबाइल फोन्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण फ्लाइट मोड या रनवे पर एक इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिला। स्टाफ बर्ड कंट्रोल कर रहा था। हर रनवे पर एक आदमी छोटे फायरवर्क चला रहा था। पहले तो मुझे लगा कोई सेलिब्रेशन है, फिर समझ में आया यह एक्चुअली एक जॉब है। फायरवर्क्स की आवाज से बर्ड्स रनवे से दूर चले जाते हैं। एविएशन इंडस्ट्री में इतनी यूनिक जॉब होती हैं जो हमें नॉर्मल ट्रैवलर्स को शायद कभी दिखाई भी नहीं देती। बस इमेजिन करो, आपका काम है बर्ड को रनवे से दूर भगाने का। फैसिनेटिंग, राइट? बट उसी के साथ साथ कितना एकांत, कितना अकेले में वो सुबह से शाम तक धूप, बारिश या सर्दी के मौसम में यहीं पे खड़े होके इसी तरह से कितने घंटे ये काम करता होता होगा। सलूट है ऐसे लोगों को जो इतनी शिद्दत से ये काम करते हैं। बहुत ही अजीब ये सीन मैंने पहली बार देखा है। फ्लाइट से मैं कम 20-30 साल से ट्रैवल कर रहा हूं, बट ये सीन मेरे आंखों के सामने शायद पहली बार आया। आई कुड सी दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। दिल्ली से बेंगलुरु की फ्लाइट अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर्स की है। टेक ऑफ के बाद जब प्लेन क्लाउड से ऊपर निकलता है तो नीचे दिल्ली एकदम प्लान मैप जैसा दिखता है। बिल्डिंग्स, रोड, फ्लाईओवर्स सब एकदम सिमेट्री में। यहां से देखने से आपको बिल्कुल मॉडल जैसा दिखाई देगा। हर चीज प्लान, एक शेप में डिफाइंड, हर चीज डिफाइंड। ऐसा लगता है कि इंसान ने कितने प्लान तरीके से इस मॉडल को बनाया है ऊपर से देखने में, और यह नेचर में ऊपर से कितना अलग दिखता है। हर बार ये मेरे को ये व्यू बहुत अच्छा लगता है, एक मॉडल जैसा शहर।
ऊपर से वेरी वेल प्लान। ये बहुत अच्छा व्यू है ऊपर, ब्यूटीफुल व्यू जो हमें प्लेन में से दिखता है। और जब हम इन क्लाउड्स के बीच में से निकल रहे होते हैं अपना प्लेन, तभी टर्बुलेंस आता है। तो जब भी टर्बुलेंस बोलते हैं आपको फ्लाई करते टाइम की सीट बेल्ट पहन लीजिए, तो वो यही होता है कि हमारा प्लेन उस टाइम क्लाउड्स के बीच में से निकल रहा है। अब हम लोग लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं, अपना प्लेन लैंड करेगा। देवियों सज्जनों नमस्कार। बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंतर्देशीय टर्मिनल 1 में आपका स्वागत है। हमें ये सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि हम अपने निर्धारित समय से पहले पहुंच गए हैं। बाहर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। कुर्सी की सीटी के संकेत रहने तक कृपया आप अपने स्थान पर बैठे रहे। बच्चों के साथ यात्रा करें। यात्रियों से अनुरोध है। केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु का प्राइड 2008 में बना था, लगभग $600 मिलियन की कॉस्ट पर, अराउंड 5000 करोड़। आज ये साउथ इंडिया का सेकंड बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और हर साल 25 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स को हैंडल करता है। मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद आता है, यहाँ इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर, ग्रीनरी और मॉडर्न डिजाइन का परफेक्ट ब्लेंड। अब एक इंपॉर्टेंट चॉइस, एयरपोर्ट से सिटी तक कैसे जाऊं। डिस्टेंस है लगभग 40 किलोमीटर। कैब लेने पर 1300 से 1500 रुपीज लगते हैं, लेकिन मुझे मिला एक सस्ता और इक्वली कन्वीनियंट ऑप्शन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं हर बार कैब से ट्रैवल करता हूं, लेकिन लोकल बस भी यहाँ की बहुत अच्छा एक जरिया है ट्रैवल का। मैंने इस बार लोकल बस ली सिर्फ ₹350 में, वो भी हर
15-20 मिनट में अवेलेबल, और ऑनेस्टली उतना ही टाइम लगता है जितना आपको कैब में, अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे, उतने ही मेरे को बस में भी 1.5 से 2 घंटे लगे। मैंने बस ली यहाँ से बनरघट्टा तक की, जहां पे मैं मीनाक्षी मॉल पे उतरा, और ऑनेस्टली मुझे बस सर्विस ने इम्प्रेस कर दिया। बस स्टॉप पर बैठने के प्रॉपर जगह, वाटर कूलर, चार्जिंग पॉइंट, सब अरेंज्ड। बस स्टाफ इतना कोऑपरेटिव, गाइड भी किया, मुझे लगा मैं ही स्पेशल। पर मैंने देखा कि हर पैसेंजर के साथ वो इक्वली हेल्पफुल थे। छोटी छोटी चीजें एक सिटी के कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं। हाँ, ट्रैवल टाइम बस और कैब दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, तो अगले ट्रिप में आप भी बस जरूर ट्राई करें। इसमें सारी फैसिलिटीज हैं, अंदर ही बस में चार्जिंग पॉइंट है, आपके कोई ज्यादा भीड़ नहीं होती, बहुत सारे स्टैंड्स पे नहीं रुकती है, एक स्पेशल सर्विस बस है, और आपको मजा आएगा। बेंगलुरु की वाइब अब यहां से स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट एपिसोड में लेकर चलूंगा आपको मैसूर एक्सप्रेसवे राइड पर, दिखाएंगे रॉयल मैसूर पैलेस और फिल्मी ट्विस्ट, शोले की शूटिंग का स्पॉट रामनगर, प्लस फेमस टूरिस्ट स्पेस और उनके डिस्टेंस, प्रैक्टिकल इन्फो और योर बेंगलुरु ट्रिप। सो स्टे ट्यून, ट्रैवल सेफ, और याद रखिए हर ट्रिप एक कहानी है।